हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी फिज़िकल ज्योग्राफी के स्टार्टिंग चैप्टर से। तो लास्ट क्लासेस जो थी, लास्ट की जो सीरीज़ थी वो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड थी और होल सोल कंप्लीट हो गया। कुछ टॉपिक्स हैं जो लिंक्ड है करेंट इवेंट से, तो उन्हें हम बाद में रखेंगे, करेंट इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे। तो आज हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट होगी फिज़िकल ज्योग्राफी से, जिसमें हम फिज़िकल ज्योग्राफी में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनसे संबंधित कौन कौन सी अवधारणाएं आई, कौन कौन सी थ्योरीज दी गई, चट्टान यानी कि रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनो, अर्थक्वेक, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो चैप्टर है, सबसे पहले हम भौतिक भूगोल की शुरुआत यानी कि फिज़िकल ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति यानी कि पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति अर्थात ग्रह की उत्पत्ति। तो ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, और अगर ग्रहों की उत्पत्ति हो रही है यानी कि सौर मंडल की उत्पत्ति, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सौर मंडल में ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके लिए कुछ थ्योरीज दिए गए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे और उन थ्योरीज को किन किन लोगों ने दिया उनके बारे में जानेंगे। तो आज जो है हम पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाएं, भौतिक भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाओं के चैप्टर से इसके दो पार्ट्स होंगे। तो आज जो है हम उसका एक पार्ट पढ़ाएंगे। तो एक पार्ट में हम अद्वैतवादी संकल्पना के बारे में, उनकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट है तो इन चारों टॉपिक्स को हम कल कंप्लीट करेंगे। और इन चारों टॉपिक्स के बाद जो बिग बैंग थ्योरी है, जो सौरमंडल से रिलेटेड यानी कि ग्रहों की उत्पत्ति से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी एक ग्रह है, तो ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में कई धार्मिक विचारधाराएं तो काफ़ी पहले से आ रही थी कि ऐसे हुई कि धार्मिक विचारधाराएं, लेकिन उनका कोई ऐसा प्रूफ नहीं था। धीरे धीरे सर्च होने स्टार्ट हुए और फिर सबसे पहले एक तर्कपूर्ण, एक लॉजिकल जो थ्योरी है वो दिया था कास्ते द बफन ने 1749 को। तो अगर हम कहेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना को सबसे पहले या फिर उसका सबसे पहले तर्कपूर्ण जो है थ्योरी किसने दिया था, तो कास्ते द बफन ने 1749 में दिया था पहली बार। उसके बाद धीरे धीरे कुछ अवधारणाएं आए, कुछ सिद्धांत आए, कुछ संकल्पनाएं आई, और जिससे पता चला धीरे धीरे कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना जो है वो दो तरह की संकल्पना है। पहली अद्वैतवादी संकल्पना यानी कि मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट, और द्वैतवादी संकल्पना यानी कि ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो द्वैतवादी संकल्पना और अद्वैतवादी संकल्पना कैसे हम पता करेंगे, तो जो अद्वैत का मतलब होता है एक, तो अद्वैतवादी संकल्पना में हम ये कह सकते हैं कि जो सौर मंडल की उत्पत्ति वो एक ही वस्तु या एक ही तारे या एक ही पिंड से हुई है। वहीं अगर द्वैतवादी संकल्पना हम जानते हैं ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है वो दो तारों से, दो पिंडों से हुई है। और द्वैतवादी संकल्पना में हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे और अद्वैतवादी संकल्पना में कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अद्वैतवादी संकल्पना। अद्वैत का मतलब एक, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, तो किसी एक चीज़ से, जो ग्रहों का निर्माण जो है वो किसी एक चीज़ से होता है, तो उसे हम अद्वैतवादी संकल्पना कहते हैं। तो क्योंकि इस एक चीज़ से ही जो है सारे ग्रहों का निर्माण हुआ है कहा जाता है, तो इसे जो है, इस थ्योरी को इस वजह से पेरेंटल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट से, एक ही पिंड से, क्योंकि इससे अगर ग्रहों का निर्माण होता है तो ये तो उन ग्रहों का पेरेंट हुआ ना, तो इसी वजह से इसे पेरेंटल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, अद्वैतवादी संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे कि जब सौरमंडल की उत्पत्ति जो है, सौरमंडल में ग्रहों की जो उत्पत्ति है, तो यहाँ सौरमंडल का तात्पर्य सौरमंडल में जो हमारे ग्रह है उनसे है। तो सौरमंडल में जो ग्रहों की उत्पत्ति जो हुई है
वो एक ही वस्तु से मानी जाती है, एक ही पिंड से मानी जाती है, जिसे और इस वजह से, क्योंकि एक ही पिंड के से उनकी उत्पत्ति मानी जाती है, इस वजह से इसे हम पैरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो अद्वैतवादी संकल्पना में दो थ्योरीज दिए गए। दो थ्योरीज कौन कौन थी? कांट की वायव्य राशि परिकल्पना यानी कि कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस, और दूसरी जो है लैपलास की निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस। तो पहली क्या थी? कांट की वायव्य राशि परिकल्पना यानी कि कांट गैसियस हाइपोथेसिस, और दूसरी जो है लैपलास की निहारिका परिकल्पना यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलास। तो पहली जो थ्योरी है वो 1755 में दी गई। कांट वाली थ्योरी जो है वो 1755 में दी गई, और कहा जाता है कि एक तप्त नेबुला, एक गैस का जो तप्त जो है वो गोला है, जिसे हम नेबुला या निहारिका कहते हैं। तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे केंद्र प्रसारित बल जो है, केंद्र प्रसारित मतलब क्या होता है? तो केंद्र से जो है बाहर की ओर लगने वाला जो बल है वो केंद्र प्रसारित बल कहलाता है। तो जब एक गैसियस ऑब्जेक्ट है, तो एक भारी जो गैस का जो कोई पिंड है, तो उसे हम नेबुला कहते हैं यानी कि निहारिका कहते हैं। अब क्या हुआ, इसके सेंटर से अगर केंद्र प्रसारित बल लगेगा, बाहर की ओर फोर्स लगेगा, तो फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, अलग होना शुरू हो जाएगा। इसके जो छल्ले हैं वो धीरे धीरे अलग होने शुरू हो जाएंगे। तो इनसे छल्ले अलग होने शुरू हो जाते हैं, और कहा जाता है कि इस प्रकार से जो है ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से अगर ये मतलब जैसे ये पिंड है, नेबुला है, तो धीरे धीरे जब केंद्र प्रसारित बल लग रहा है और ये ठंडी होते जाती है, शीतल होते जाती है, और ठंडी होते होते फिर क्या होता है, इनसे जो है छल्ले अलग होते हैं, और इस प्रकार से जो है जो छल्ले अलग हुए वो ग्रहों का रूप ले लिए, और इस प्रकार से ग्रहों की उत्पत्ति होती है। तो कांट की वायव्य राशि के बारे में हमने पढ़ लिया कि 1755 में ये दिया गया था, और इसके द्वारा क्या कहा गया, एक गैसियस फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट था, एक बहुत बड़ा पिंड था, गैसों का एक पिंड था जिसे हम नेबुला कहते हैं। तो जब उसके केंद्र से केंद्र प्रसारित बल लगा, यानी कि सेंटर से बाहर की ओर जब बल लगता है, तो उसके छल्ले अलग होके, ठंड होने के बाद उसके छल्ले अलग होके क्या हो जाते हैं, एक अलग पिंड बनाते हैं, जिसको हम ग्रह कहते हैं। तो ग्रहों का निर्माण इस प्रकार से। हालांकि इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स है, ये गणितीय परिकल्पना करने में असफल हो गए थे। तो इस प्रकार से कांट की वायव्य राशि परिकल्पना को हम परिभाषित कर सकते हैं कि इसके तहत केंद्र प्रसारित बल द्वारा एक तप्त गतिशील निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए, जिसके शीतलन से क्या हुआ कि विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। दूसरी चीज है लैपलास की निहारिका परिकल्पना। ये बोलता है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलास। ये दिया गया 1796 में। तो ये भी इसी तरह की का एक मतलब थ्योरी है। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स को ये कम करता है, और ये क्या बोलता है कि जैसे कांट में बोला था कि जैसे एक कोई पिंड है, एक नेबुला है, और इससे 9 छल्ले अलग होते हैं, अलग अलग। मगर वही अगर कहा जाए कि लैपलास की निहारिका परिकल्पना है, तो इससे केवल एक ही छल्ला अलग हुआ, फिर इसके अलग अलग धीरे धीरे कुल मिला के 9 छल्ले बन गए। तो इस प्रकार से जो है लैपलास की निहारिका परिकल्पना को भी परिभाषित कर सकते हैं, 1796 में दिया गया। उसके बाद द्वैतवादी संकल्पना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो द्वैतवादी संकल्पना क्या है? ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो जहाँ ये पैरेंटल हाइपोथेसिस था, यानी कि अद्वैतवादी संकल्पना में क्या होता है कि ग्रहों का निर्माण केवल एक ही पिंड से होता है, वहीं इसमें कहा जाता है कि जो ग्रहों का निर्माण एक से नहीं बल्कि 2 तारों से हुआ है। और 2 तारों से किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में हम इस थ्योरी के बारे में इन चारों थ्योरीज को हम कल पढ़ेंगे। तो इसे क्योंकि द्वैतवादी संकल्पना यानी कि ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है वो कहा गया कि 2 तारों से जो है ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो 2 तारों, तो इस वजह से इसके कितने पेरेंट्स हो गए हैं? 2 पेरेंट्स। तो इसलिए इसको बाय पैरेंटल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं।
बाय पेरेंटल हाइपोथेसिस। तो इस प्रकार से जो है बाय पेरेंटल हाइपोथेसिस में मुख्यतः 4 थ्योरीज हैं। चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स एंड जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, रसेल की द्वैतारिक परिकल्पना, ऑटो श्मिड की अंतरतारक धूल परिक्रमा। तो ये 4 थ्योरीज दिए गए हैं। तो जो है इसके बारे में हम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये चारों थ्योरीज पढ़ाते हैं तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि जो टॉपिक्स हैं उनको छोटे छोटे और ईजीएस्ट फॉर्म में डिवाइड करके आपको बताया जाए, ताकि आपको वो चीज़ पढ़ने में ईजी भी लगे और फिर ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। और हमारी क्लासेस जो है वो रोज़ डेली क्लासेस होती है, तो इसी वजह से हमारी कोशिश रहती है कि जल्दी जल्दी सिलेबस को भी कंप्लीट करवाया जाए, वो भी छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके। तो जो है पृथ्वी की उत्पत्ति व संकल्पना है। पृथ्वी की उत्पत्ति यानी पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति अगर होती है तो उसी तरीके से पृथ्वी की भी उत्पत्ति होगी। तो सबसे पहले जो है जो लॉजिकल थ्योरी, तर्कपूर्ण सिद्धांत दिया, क्योंकि पहले से काफ़ी सारी धार्मिक विचारधाराएं आने लगी, तो जो तर्कपूर्ण सिद्धांत दिया था सबसे पहली बार वो थे कास्ती द बफन। उन्होंने दिया था 1749 में, इसके बारे में एक थ्योरी दी थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ थ्योरीज आने लगी, भूगोल शास्त्री क्या करने लगे, धीरे धीरे रिसर्च करने लगे और अलग अलग तरह के थ्योरीज देने लगे, और फिर वो लॉजिकल थ्योरीज देते थे। तो क्या हुआ कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित संकल्पना की 2 मुख्य थ्योरीज, मतलब 2 थ्योरी दिए गए। पहली है अद्वैतवादी संकल्पना यानी कि मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट, और दूसरी जो है वो द्वैतवादी संकल्पना यानी कि ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो सौर मंडल की उत्पत्ति यानी कि सौर मंडल में जो ग्रहों की उत्पत्ति वो एक ही वस्तु से हुई, और क्योंकि वो एक ही वस्तु से हुई तो उसका तो एक ही पैरेंट हुआ ना, ग्रहों का तो एक ही पैरेंट हुआ, तो इस वजह से इसको पैरेंटल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इसके मुख्य 2 थ्योरीज है, 2 हाइपोथेसिस है। और कौन कौन सी? कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, जिसे हम कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस बोलते हैं, और दूसरी जो थी वो लैप्लास की निहारिका परिकल्पना, इसे हम नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास भी कहते हैं। तो कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना यानी कि कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस, ये जो दिया गया 1755 में, और ये क्या कहा गया कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो गैसेस का जो है एक तप, मतलब गर्म जो है वो पिंड है, ऑब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ा गर्म है। तो क्या होता है कि इसमें ना केंद्र प्रसारित बल लगा, यानी कि केंद्र से, सेंटर से बाहर की ओर बल लगा, और जिसकी वजह से क्या हुए, इसके 9 छल्ले अलग हुए, यानी कि कुल मिला के तो छल्ले अलग होते हैं, और छल्ले अलग होते हैं और यही ग्रह का क्या ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं। तो इसी से छल्ले अलग अलग होके ग्रहों का रूप ले लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाते हैं, ये जब सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण होता है। वहीं ये क्या किया कि गणितीय सिद्धांत, गणितीय जो है गणना करने में ये असफल हो जाते हैं, यानी कि ड्रॉबैक्स निकलते हैं इनके भी। तो उसके बाद जो इनके ड्रॉबैक्स को जो है कम करने के लिए लैप्लास की निहारिका परिकल्पना आई, वो आती है आपकी 1796 में। उसमें कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट है, वही सेम थ्योरी है, बस थोड़ा डिफरेंसेस है कि एक आपका ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है, गैसियस ऑब्जेक्ट, तो जिसे हम नेबुला या निहारिका बोलते हैं, और इसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जो फोर्स लगता है, केंद्र प्रसारित बल लगता है। तो क्या होता है, इससे छल्ले अलग होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग छल्ले हुए थे, लेकिन इसमें जो है 9 या 8 कह सकते हैं जो छल्ले हैं वो अलग हुए, और सबसे पहले एक छल्ला अलग हुआ और उसी से बाकी के छल्ले अलग होते हैं, और इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण होता है। तो ये जो थी लैप्लास की निहारिका परिकल्पना थी। वही द्वैतवादी संकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारों से होती है, यानी कि इसके 2 पैरेंट हो गए, तो इसको इसलिए बाय पैरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसके तहत हम 4 थ्योरीज पढ़ेंगे, 4 हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, दूसरी जो है जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना,
रसेल की द्वैतारक परिकल्पना और ऑटो श्मिट की अंतर तारक धूल परिक्रमा। तो कल की क्लासेस में जो है इन चारों की थ्योरीज के बारे में जो सबसे फेमस सौरमंडल की उत्पत्ति से सबसे फेमस जो सिद्धांत था वो बिग बैंग थ्योरी था, उसको लेके आएंगे और वो पढ़ते ही हमारा जो ये चैप्टर है इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये चैप्टर हमारा जो भौतिक भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है जो इस प्रकार से कल की क्लास में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे दूसरे चैप्टर से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।